हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज की एक मज़ेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से एक टॉपिक पढ़ेंगे। आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है प्रथम कोटिकीय अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रथम कोटिकीय अभिक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जितना हम लोगों के लिए आवश्यक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे हम लोग बस प्रथम कोटि अभिक्रिया को। तो चलिए आज की मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सामान्य अभिक्रिया मान लेते हैं, जिसमें ए और बी अभिक्रियक हैं, जिनसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट या पी का निर्माण हो रहा है। पी यहाँ पर उत्पाद है। यदि इस अभिक्रिया के दर नियम को हम लिखें तो हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर समानुपाती ए की सांद्रता का घात x और बी की सांद्रता का घात y। अभिक्रिया के दर नियम से संबंधित वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो उस वीडियो को यदि आप देखना चाहें और अभिक्रिया के दर नियम को डिटेल में समझना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां से आप अभिक्रिया के दर नियम की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आगे चलते हैं। अब यदि हम मान लें कि x और y का योग 1 है, तो इस आधार पर यदि ऐसा हो जाता है कि x और y का योग 1 आता है, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि x और y का योग 1 कब आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन सिर्फ एक ही है कि या तो x का मान 1 हो, y का मान 0 हो, या तो उसका उल्टा भी हो सकता है कि x का मान 0 हो जाए, y का मान 1 हो जाए। हमने फिलहाल यहाँ पे मान रखा है कि x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो आप सोच सकते हैं कि जब यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो इसका मान आएगा, सम आएगा 1। तो यदि हम x के स्थान पर 1 रखें और y के स्थान पर 0 रखें, तो इस समीकरण को हम चेंज करके लिख सकते हैं इस रूप में कि अभिक्रिया की दर समानुपाती a की सांद्रता का घात 1 और b की सांद्रता का घात 0। अब आप जानते हैं कि ये जो b की सांद्रता का घात 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो और आप ये भी जानते हैं कि ये जो अभिक्रियक a की सांद्रता का घात 1 है, तो 1 लिखना आवश्यक नहीं है। तो इस आधार पर हम इस समीकरण को चेंज करके लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर समानुपाती a की सांद्रता। और दोस्तों यहाँ पर a है क्या, तो a अभिक्रिया का एक अभिक्रियक था। तो इस आधार पर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी एक अभिक्रियक की सांद्रता के समानुपाती हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको परिभाषा समझ में आई है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय अपघटन। इसके समीकरण को हम लिख सकते हैं 2N2O5। देखिए यहाँ पर हीट लगाया गया, बन रहा है 4NO2 और प्लस O2। ये अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि किसी भी अभिक्रिया के समीकरण को देखकर उसकी कोटि के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि केवल प्रयोगों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो समीकरण है, ये किस आधार पर कहा जाता है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो इसका कारण है कि ये प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसलिए आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। तो समीकरण हम लिख सकते हैं 2H2O2। यहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में लगाया गया है और बन रहा है 2H2O प्लस O2। और इस समीकरण को भी हम प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं रेडियो एक्टिव विघटन, जिसमें देखिए रेडियम है, जिसके रेडियो एक्टिव विघटन से रेडान और हीलियम नाभिक यानी अल्फा कण बन रहा है, और यह भी अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इन 3 उदाहरण को आप याद रख सकते हैं, जिससे आप ज़रूरत पड़ने पर इसको यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा उदाहरण याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो इसलिए मैंने 3 ही उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। तो अभी हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखा था अभिक्रिया की दर समानुपाती a की सांद्रता। और a क्या है, तो हमने पढ़ा था a अभिक्रिया में हमने अभिक्रियक को मान रखा है कि a यहाँ पर अभिक्रियक है। यदि इस समानुपाती के चिन्ह को हम बराबर के चिन्ह में परिवर्तित करें तो एक नियतांक लगाएंगे और समीकरण हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर बराबर k a की सांद्रता। यहाँ पर k जो है वह एक नियतांक है, जिसको हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक।
अभी हम लोगों को इस के लिए मात्रक निकालना है, तो के का मात्रक निकालने के लिए हम ए का पक्षांतर करेंगे या ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लिख देंगे के बराबर अभिक्रिया की दर अपान ए की सांद्रता, और ए मीन्स अभिक्रियक है यहाँ पर, आप जानते हैं। अब आपको पता है कि अभिक्रिया की दर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड और सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। अब यहाँ पे देखिए आप, ऊपर भी मोल प्रति लीटर है, नीचे भी मोल प्रति लीटर है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और के का मात्रक हम लोगों को मिलेगा प्रति सेकेंड, या हम लिख सकते हैं सेकेंड माइनस 1। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है सेकेंड माइनस 1, या इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है समय माइनस 1, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चंस में आपको समय मिनट में दिया होगा, घंटे में दिया होगा या कभी वर्ष में भी दिया होगा, तो आप वहाँ पर मिनट माइनस 1 भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है समय का पावर -1 या सेकेंड -1। तो चलिए अगली टॉपिक देखते हैं। तो आज की हमारी अगली टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर नियम। तो इसके लिए हम एक समीकरण मान लेते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, जिसमें R अभिक्रियक है जिससे उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। हम मान लेते हैं कि अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता R0 है और यहाँ पे देखिए T मीन्स समय बराबर 0 है, यानी अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, इसलिए उत्पाद की सांद्रता इस समय 0 है। कुछ समय बाद या T समय बाद अभिक्रियक की सांद्रता R0 से परिवर्तित होकर R हो जाती है और इस समय में उत्पाद की कुछ मात्रा बन जाती है, इसलिए इसकी सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता जो पहले 0 थी अब वो सांद्रता P हो गई है और इस परिवर्तन में T समय लगा है। हमने इस अभिक्रिया को यदि प्रथम कोटि का अभिक्रिया मान रखा है तो हम इसका दर नियम लिखेंगे। तो हम दर नियम इसका लिखेंगे अभिक्रिया की दर बराबर के R की सांद्रता, और यहाँ पर R जो है अभिक्रियक है और के वेग स्थिरांक है। तो हमने ये समीकरण लिखा। आप जानते हैं कि किसी अभिक्रिया की दर को एक दूसरे प्रकार से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर -dr की सांद्रता अपान dt। ये जो समीकरण है इसको हम कहते हैं अभिक्रिया के तात्क्षणिक दर का समीकरण, जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यदि इसकी वीडियो को आप देखना चाहें तो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इस समीकरण के बारे में। तो देखिए यहाँ पर dr की सांद्रता लिखा गया है, ये है अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन और dt है समय परिवर्तन। आप जानते हैं कि जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन सांद्रता में कमी के रूप में होगा और इस कमी को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे ऋण चिन्ह लगा दिया गया है। अब यदि हम इस समीकरण को समीकरण 1 मान लें और नीचे वाले को समीकरण 2 मान लें, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको समीकरण 1 और इसको लिख देते हैं समीकरण 2 और इन दोनों की तुलना करते हैं। तो इन दोनों समीकरण में हम ध्यान दें तो इसका जो लेफ्ट साइड है वो अभिक्रिया की दर के लिए लिखा गया और दोनों किसी एक ही अभिक्रिया के लिए हमने लिखा है, तो इसलिए इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका राइट हैंड साइड भी सेम होगा और इसलिए हम लिख सकते हैं -dr की सांद्रता अपान dt इक्वल टू kr की सांद्रता। अब इस समीकरण में यदि हम माइनस से गुणा कर दें तो हम लिखेंगे dr की सांद्रता अपान dt इक्वल टू -kr की सांद्रता। जब माइनस से गुणा किया गया है समीकरण में तो ये माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस हो गया है और यहाँ पे प्लस था, माइनस से गुणा होकर माइनस हो गया है। इस समीकरण को हम कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण या इसको अवकलित दर नियम भी कहते हैं। और यदि इस समीकरण का हम समाकलन करेंगे तो हमको प्राप्त होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर नियम। अब इसके समाकलन करने के लिए हमको इसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर R अभिक्रियक है, ये भी R अभिक्रियक है और ये वेरिएबल भी है। क्योंकि अभी जब हमने अभिक्रिया माना था तो हमने माना था कि अभिक्रियक यानी R की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता R0 थी जो परिवर्तित होकर R हो जा रही थी। तो हम चाहते हैं कि सेम टाइम के वेरिएबल सेम साइड रहें, तो इस R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाते हैं। अब ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि समाकलन करना आसान हो जाएगा, ये मैथ वाले बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं।
और बायो वाले ध्यान देंगे कि जब सेम टाइप का वेरिएबल सेम साइड में कर लेंगे तो समाकलन आसान हो जाएगा। और दूसरा वेरिएबल है यहाँ पर dt यानी समय, जो कि अभी हमने देखा था कि शून्य से परिवर्तित होकर t तक हो रहा था, तो इसको हम दूसरे साइड में भेजेंगे। और k वेरिएबल नहीं है तो ये कहीं भी रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि k तो नियतांक है जिसको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो इस समीकरण को हम चेंज करके लिखेंगे डी आर की सांद्रता अपान आर की सांद्रता इक्वल टू माइनस के, पहले से ही था, यहाँ से dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया गया तो k dt हो गया। ऐसा करने से समाकलन करना आसान हो जाएगा। अब इसको हम समाकलन करेंगे इस समीकरण का, तो समाकलन करने के लिए हम दोनों तरफ ऐसा चिन्ह लगाएंगे। मैथ वाले बच्चे इस चिन्ह से परिचित हैं, बायो वाले ध्यान से देख लें इसको हम कहते हैं समाकलन का चिन्ह, या अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे छोटे छोटे समाकलन के नियम आपको पढ़ने हैं, उसको आप ध्यान दीजिएगा, मैथ वाले पहले से ही जानते हैं। तो देखिए, जब भी हम समाकलन करते हैं तो यहाँ पे लिमिट की ज़रूरत होती है। तो हमने देखा कि जो अभिक्रियक की सांद्रता है, यहाँ पे R क्या है, अभिक्रियक की सांद्रता है। तो अभिक्रियक की सांद्रता जो थी प्रारंभिक R0 थी और बाद में वो R हो जा रही थी, तो इसलिए लोअर लिमिट हमने लिख दिया, नीचे लिखते हैं उसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट R0 और अपर लिमिट रखा गया है R। यहाँ पर लिमिट लगाया गया 0 और t, क्योंकि ये यहाँ पे k तो वेरी करेगा नहीं, k वेरिएबल है नहीं। ये वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल समय है, और समय का जो मान था वो शून्य था प्रारंभ में और बाद में t हो जा रहा था। तो लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं उसको कहते हैं लोअर लिमिट, 0 है, ऊपर लिखते हैं उसको कहते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट इसका t है। अब यदि इस समीकरण को हम समाकलन करने का प्रयास करें तो आप जानते हैं कि माइनस और k, ये k तो नियतांक है और माइनस का भी समाकलन नहीं होता है। तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए k और माइनस को हम इस समाकलन से बाहर कर दिए हैं और इस समीकरण को हमने इस रूप में परिवर्तित कर दिया है। इधर की साइड में हमने कोई परिवर्तन अभी नहीं किया है। अब इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूले याद रखने पड़ेंगे जो कि समाकलन से संबंधित हैं। तो पहला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि जब समाकलन हो dx अपान x तो इसका मान होता है ln x। देखिए यहाँ पर x के स्थान पर यहाँ पे r की सांद्रता है। और दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है कि जब समाकलन हो dx का तो इसका मान होता है x। ये हम इस साइड लगाएंगे क्योंकि देखिए समाकलन dt है, यहाँ पे x है, तो x की जगह पे यहाँ पे t है। तो इन दोनों फार्मूले का जब यूज करेंगे, देखिए पहले इस फार्मूले का यूज करते हैं इस साइड में, तो इस साइड को हम लिखेंगे ln r। और जब इस फार्मूले का यूज हम इस साइड कर पाएंगे, क्योंकि ये तो इधर लगा नहीं सकते हैं, तो इधर लगाएंगे, और इधर लगाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा t, और ये r0 और r ये लिमिट है, और यहाँ पे t और 0 और t ये इसके लिमिट है, जो कि पहले भी था, अभी भी हमने लिख दिया है उसको। यहाँ पर ln क्या है, जो यहाँ पे ln लिखा गया है, तो ln के बारे में आप जान लीजिए कि ln जो होता है वो log बेस e के लिए लिखा जाता है, यानी कि log बेस e को शॉर्ट में ln लिखा जाता है। अब जब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो इस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम लिखते हैं अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट था r, तो हम लिखेंगे ln r माइनस ln r0 जो कि लोअर लिमिट था। इधर माइनस के तो पहले से ही था, जब इस वाले ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट t था और लोअर लिमिट था 0। अब आप जानते हैं जब t में से 0 घटाएंगे तो t मिलेगा, और t को k के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो kt हो जाएगा। इस आधार पे हम समीकरण लिख देते हैं ln r माइनस ln r0 इक्वल टू माइनस kt। अब इस समीकरण में हम लोग ln r0 का पक्षांतर कर देते हैं इधर की तरफ, तो हम लिख सकते हैं ln r बराबर माइनस kt। देखिए इधर पहले से ही था, माइनस ln r0 को जब इधर ले जाएंगे तो ये प्लस ln r0 बन जाएगा। तो इस प्रकार हमको ये समीकरण प्राप्त होता है, और यह समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, या इसको आप कह सकते हैं समाकलित दर नियम। तो यह समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर नियम कहलाता है। लेकिन इस यहाँ पर पहले देख लीजिए k क्या है, तो k है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, t है समय, वह समय जिसमें अभिक्रियक की सांद्रता r0 से r हो जाती है, r0 अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता, r है अभिक्रियक की अंतिम सांद्रता या t समय बाद सांद्रता। और ln के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ln जो है वो log बेस e के लिए लिखा गया है।
ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ है, इस समीकरण के आधार पर हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को ग्राफ को बनाते हैं, क्योंकि इससे ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। परंतु इसको हम लोग अपने आंकिक प्रश्नों में या न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ln लिखा गया और ln मीन्स है लॉग बेस ई, तो लॉग बेस ई को सॉल्व करना कठिन है, इसलिए बाद में आंकिक प्रश्न के लिए हम इसको और सरल रूप में परिवर्तित कर लेंगे। पहले हम इससे ग्राफ बना लेते हैं, बाद में इसको हम और भी सॉल्व करके एक सरल रूप में परिवर्तित करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ। और आप जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित दर नियम से हम बनाएंगे, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर नियम यहाँ पे आपको लिख दिया गया है। अब इस समीकरण की तुलना हम करेंगे सरल रेखा समीकरण से। अब क्यों करेंगे सरल रेखा समीकरण से? क्योंकि देखिए आप यहाँ पे किसी भी वेरिएबल में पावर नहीं है, इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तो सरल रेखा समीकरण हम जानते हैं y बराबर mx प्लस सी। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 पहले ही मान चुके हैं, और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 मान लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 4 लिख लेते हैं। और जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे y जो है इसके स्थान पर इस समीकरण में ln r है, यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो y अक्ष पर बनाएंगे हम ln r को। यहाँ पे देखिए x जो है x के स्थान पर यहाँ पे t है, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो x अक्ष पर हम प्रदर्शित करेंगे t को, यानी समय को। यहाँ पे देखिए यम जिसको हम कहते हैं ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप की जगह पे यहाँ पे -k है, यानी कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप जो होगा वो निगेटिव मिलेगा। और यहाँ पे c जिसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट या y अक्ष का घटान बिंदु, इसके स्थान पर इस समीकरण में है ln r0, यानी कि y अक्ष का घटान बिंदु प्रदर्शित किया जाएगा ln r0 से। अब इस तुलना के आधार पर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण था और इसका हम लोगों ने सरल रेखा समीकरण से तुलना किया था, तो हमको ये डाटा मिला था, और इस डाटा का यूज करके हमको ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम x अक्ष को बनाते हैं और y अक्ष को बनाते हैं। जैसा कि आपको तुलना से पता है कि x अक्ष पर आपको प्रदर्शित करना है ln r को, y अक्ष पे ln r को प्रदर्शित करना है, और x अक्ष पे आपको समय यानी t को प्रदर्शित करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है y अक्ष पे ln r को और x अक्ष पे t को। अब देखिए जो ग्राफ है इसका स्लोप निगेटिव है, निगेटिव स्लोप की जो लाइन होती है वो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आती है, तो हमको ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो निगेटिव होगा और उसका मान होगा -k। अब देखिए ये ग्राफ जो है वो y अक्ष को यहाँ पर काट रहा है। इस y अक्ष पर जो कटान बिंदु है, यानी जहाँ से ग्राफ ये शुरू हुआ है, इसको हम कहेंगे ln r0, या इसको हम c भी कहते हैं। और यहाँ पर इस समीकरण में c की जगह पर ln r0 है, इसलिए ये पॉइंट ln r0 को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ या समाकलित दर नियम का ग्राफ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। यदि इस ग्राफ को हम शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम ln r0 एवं समय के मध्य ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल यानी जिसको आप स्लोप कहते हैं अंग्रेजी में, वो ऋणात्मक होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा। चलिए अब आगे अगली टॉपिक देखते हैं। तो अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित दर नियम का सरल रूप। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमको समाकलित दर नियम प्राप्त हो रहा है, इससे ग्राफ अभी हम बनाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको उसको सॉल्व करके और सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। तो हमको ये समीकरण प्राप्त हुआ था अब इसको हमको सरल करना है ताकि हम इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज कर पाएँ। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज करना कठिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ln है जिसको हम log बेस e कहते हैं, और log बेस e को सॉल्व करना कठिन है, तो इसको हम परिवर्तित करेंगे log बेस 10 के पदों में। तो देखिए हम इसको सरल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ln r0 जो इधर है इसको हम इधर की तरफ पक्षांतर करते रहे हैं, तो इधर प्लस था तो इधर आने पे माइनस हो गया है, और बराबर kt इधर बच गया है, बराबर के इस साइड में माइनस kt बच गया है, तो माइनस kt लिख दिया गया है। अब यहाँ पर हम log का एक सिंपल सा फार्मूला लगा सकते हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पर हम समीकरण में माइनस से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे kt जो है वो माइनस में है, तो इसको हम प्लस में कर लेते हैं। तो माइनस से जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा ln r0 माइनस ln r इक्वल टू kt। क्योंकि जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस था, प्लस माइनस से गुणा होकर
सॉरी, हाँ ये प्लस था, ये माइनस से गुणा होकर जब माइनस हो जाएगा तो इसलिए इसको मैंने बाद में लिख दिया ln r0, सॉरी ln r। और यहाँ पे जो ln r0 ये माइनस में था, ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, इसको मैंने पहले लिख दिया है। और ये माइनस के टी जो होगा माइनस में माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस के टी लिख दिया गया। अब इस समीकरण पे हम लॉग का एक सिंपल सा फार्मूला लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि ln a माइनस ln b हो तो हम लिख सकते हैं ln a अपान b। इस आधार पर इस समीकरण के इस लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ln r0 अपान r बराबर के टी। अब यहाँ पे ln जो है वो ln log बेस e है, और log बेस e को जब हम log बेस 10 में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर 2.303 का गुणा करते हैं। सीधा सीधा आपको याद रखना है कि ln बराबर होता है 2.303 log। यहाँ पे log जो लिखा गया है इसका मतलब log बेस 10 है। इस आधार पर इस समीकरण में ln को हटाकर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.303 log, और बाकी चीज़ें तो ऐसे ही हैं, r0 अपान r बराबर के टी। अब इस समीकरण में हम t को पक्षांतर कर देते हैं, मतलब t का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ला देते हैं और हम लिख देते हैं k बराबर 2.303 बटे टी log r0 अपान r। यह जो समीकरण प्राप्त हुआ है हमको, यह भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर नियम ही कहलाता है, लेकिन ये थोड़ा सा उसका सरल रूप है और इसको हम लोग आसानी से यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल प्रश्नों में, यानी कि आंकिक प्रश्नों में हम इसका ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ लॉग जो है इसका बेस 10 है और लॉग बेस 10 को सॉल्व करना आसान है, और यहाँ पे ये जो रूप है इसको ही हम यूज करेंगे अपने आंकिक प्रश्न में। यहाँ पर इस समीकरण में k जो है वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, t जो है समय है, r0 अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है और r अभिक्रिया की अंतिम सांद्रता, या आप इसको कह सकते हैं t समय बाद की सांद्रता। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। तो अभी हम लोगों ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित दर नियम को प्राप्त किया था, उसको हम लोग अब अर्धायु के पदों में व्यक्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अर्धायु काल क्या होता है या अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है। तो यदि अभिक्रिया के अर्धायु काल को हम परिभाषित करना चाहें तो हम लिखेंगे कि किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें अभिक्रियक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है। यानी कि इसको समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। तो किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया का जो आधा अभिक्रियक है वो तो उत्पाद में परिवर्तित हो चुका होता है, लेकिन आधा अभिक्रियक शेष रह जाता है, और इसी समय को हम कहते हैं अभिक्रिया का अर्धायु काल। अभिक्रिया के अर्धायु काल को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, और लिखते कैसे हैं तो टी के नीचे छोटा सा 1/2 लिखते हैं और इसको टी हाफ कहते हैं। तो अभिक्रिया के अर्धायु काल को टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। तो हमने अभी पढ़ा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समाकलित दर नियम था वो हमने पहला समीकरण प्राप्त किया था ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0, और इस आधार पे हमने ग्राफ बनाया था। लेकिन दूसरा भी समीकरण हमने इसके सरलीकरण द्वारा प्राप्त किया था, जिसमें हमने लिखा था k बराबर 2.303 बटे टी log r0 बटे r। तो जो हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल पढ़ेंगे हम लोग इस नीचे वाले समीकरण के आधार पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसको भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आसानी से यूज कर पाए। तो हमने इस समीकरण को लिया, और इस समीकरण को जब हम अर्धायु काल के लिए यूज करेंगे तो आप जानते हैं कि जो समय होगा अर्धायु काल के लिए, इस समय को टी के स्थान पर टी हाफ लिखेंगे। टी हाफ मीन्स अर्धायु काल। और यदि समय को हम अर्धायु काल करेंगे तो जो अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता है वो तो जो है वैसे ही रहेगी, लेकिन अभिक्रियक की अंतिम सांद्रता जो होगी वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। तो हम इसके r के जगह पे लिखेंगे r0/2। r0/2 मीन्स यहाँ पे r0 प्रारंभिक सांद्रता है, इसका जब बटे 2 करेंगे तो प्रारंभिक सांद्रता का आधा कहलाएगा। तो अभिक्रियक की अंतिम सांद्रता के जगह पे हमको लिखना पड़ेगा r0/2, यानी प्रारंभिक सांद्रता का आधा। तो चलिए इन दोनों मान को इस समीकरण में रख देते हैं। इस समीकरण में इन दोनों मान को इस समीकरण में रख देते हैं तो हमको मिलेगा k बराबर 2.303 बटे टी हाफ log r0 बटे r0/2।
अब यहाँ पे R0 और R0 को हम आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए R0 R0 से कैंसिल हो जा रहा है, तो मिलेगा K बराबर 2.303 T हाफ लॉग, ये सब तो ऐसे ही है, ये दोनों हो गया 1, तो 1/1/2। अब यहाँ पे जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है और ये आपको पहले से ही पता होगा। तो हमको प्राप्त होगा K बराबर 2.303 बटे T हाफ और लॉग, और ये 2 ऊपर गया, 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो 2 हो गया, और अपान 1 तो होता ही है, तो यहाँ से मिलेगा हमको log 2। अब इस समीकरण में हम log 2 का मान रखेंगे, तो log 2 का मान हमको पता है कि log 2 का मान होता है 0.3010। तो यहाँ पर इस समीकरण में हम log 2 को हटाकर उसका मान रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं K बराबर 2.303 इंटू 0.3010, और इन दोनों मानों का जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 0.693। इस आधार पे हम लिख सकते हैं K बराबर 0.693 अपान T हाफ, और इस समीकरण से T हाफ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दें और K को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लाएं, तो हम लिख सकते हैं T हाफ बराबर 0.693 बटे K। यह समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल का समीकरण कहलाता है। और इस समीकरण में आप जानते हैं T हाफ जो है वो अभिक्रिया का अर्धायुकाल है और K है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इस समीकरण पे आधारित एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायुकाल का समीकरण है, और इसमें आप देख रहे हैं कि अभिक्रियक की सांद्रता का पद नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिक्रियक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, या कह सकते हैं अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जैसा कि हम लोगों ने शून्य कोटि की अभिक्रिया में पढ़ा था कि वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता था। तो चलिए अगली टॉपिक देखते हैं। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की गैसीय अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम। अभी जो हम लोगों ने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर नियम प्राप्त किया था वो विलयन प्रवस्था के लिए था। अब हम लोग देखेंगे गैसीय प्रवस्था में इस समीकरण को कैसे यूज करते हैं। तो हमको पता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर नियम होता है K बराबर 2.303 बटे T लॉग R0 बटे R। अब जब इस समीकरण को हम लोग गैसीय प्रवस्था में यूज करेंगे तो जो अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता और अभिक्रियक की अंतिम सांद्रता है, इनके स्थान पर हमको दाब लिखना पड़ेगा। R0 के स्थान पर हम लिखेंगे अभिक्रियक का प्रारंभिक दाब, और यहाँ पे लिखेंगे R के स्थान पर अभिक्रियक का अंतिम दाब, क्योंकि गैस की सांद्रता को हम दाब से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इस समीकरण में हम दाब लगाते हैं, और दाब लगाने के लिए हम सबसे पहले एक सामान्य अभिक्रिया मान लेते हैं जिसमें गैसीय अपघटन की अभिक्रिया है, जिसमें AB एक गैस है जिसके अपघटन से गैस A और गैस B का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे G लिखा गया है गैस के लिए। हम मान लेते हैं कि जो AB है इसका प्रारंभिक दाब था PI, और प्रारंभिक दाब में जब यहाँ पे समय यानी कि T शून्य है तो A और B की मात्राएं ही नहीं होंगी, तो A के जब मोल्स बने ही नहीं है, इसकी कोई मात्रा ही नहीं है, तो इसका दाब भी शून्य है और B का दाब भी शून्य है। मान लेते हैं कि T समय बाद जो PI है अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता ये परिवर्तित होकर PA हो जाती है, और इस समय में A और B का भी निर्माण हो जाता है, इसलिए इसके भी दाब उत्पन्न होते हैं, और ये दाब है X और B का भी दाब है X। अब एक सिंपल सा नियम आप जानते हैं कि जब गैस की मात्रा अधिक होगी तो दाब भी अधिक होगा। तो यहाँ पर x को हम मात्रा मानकर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो दाब के लिए लिखा गया है, लेकिन आप जानते हैं मात्रा दाब एक दूसरे के समानुपाती है, तो इसको मात्रा मानकर हम तुलना कर लेते हैं। देखिए इस समीकरण की स्टोइकियोमेट्री को यदि आप ध्यान दें तो आप देख रहे हैं कि 1 मोल AB से 1 मोल A और 1 मोल B का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर A की यदि x मात्रा बनी है और B की यदि x मात्रा बनी है, तो जाहिर सी बात है कि AB खर्च कितना हुआ होगा, तो ये भी x मात्रा में खर्च हुआ होगा। तो PA को हम लिख सकते हैं PI माइनस x, क्योंकि PI प्रारंभिक दाब था जिसमें x की कमी हुई, और x दाब की जब कमी हुई तो उससे XA भी बना और B भी x बना। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। अब इस एजम्पशन को ध्यान रखिएगा, इसको भी हम आगे यूज करेंगे।
तो अभी हमने ये समीकरण लिखा था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित दर नियम के लिए। अब यहाँ पे सांद्रता को हमको दाब में परिवर्तित करना है, तो जब दाब में परिवर्तित करेंगे तो R0 की जगह पे हम रख देंगे PI, क्योंकि PI हमने मान रखा है अभिक्रियक की प्रारंभिक दाब, और R की जगह पे हमने रख दिया है PA, क्योंकि PA को हमने मान रखा है अभिक्रियक का अंतिम दाब या T समय बाद अभिक्रियक का दाब। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो हो गया, अभिक्रियक की सांद्रता को हम लोगों ने दाब के पद में व्यक्त कर दिया, तो ये समीकरण हो गया, इससे हम अपने आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करना अभी कठिन है। अब बात ये है कि ऐसा करना कठिन क्यों है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये हमारा एजम्पशन था और हमने पढ़ा कि इस समीकरण का उपयोग करना अभी कठिन है। अब क्यों है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में हम AB भर देते हैं। AB मीन्स ये जो इस अभिक्रिया का अभिक्रियक है AB, इसको हमने भरा है। और AB के जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे आपको ये रेड स्टार से दिखाए गए हैं, ये सब AB के मॉलिक्यूल हैं। ये बात हो रही है T बराबर 0 पर, तो बस इसमें AB ही है। A की भी मात्रा शून्य है और B की मात्रा शून्य है, यानी कि उत्पाद अभी नहीं बने हैं, बस अभिक्रियक AB है। लेकिन कुछ समय बाद क्या, और अभी ध्यान दीजिए कि इसका जो दाब होगा इस गैस का या इस पात्र पे जो दाब लग रहा होगा, इसी दाब को हम यहाँ पे PI लिखें, क्योंकि प्रारंभिक दाब जो है वो PI है। क्या इस PI को कैलकुलेट कर सकते हैं या इसका मापन कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, बहुत आसानी से मापन कर सकते हैं। इस पात्र के दाब को हम माप लेंगे, वही PI का मान हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं T समय बाद क्या होगा। तो T समय बाद कुछ मात्रा में A भी बनेगा और B भी बनेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे 3 कलर के आपको डॉट दिखाए गए हैं, ये रेड कलर का, ब्लू कलर का, और ये यहाँ पे आपको ब्लू कलर का स्टार दिखाया गया है। इसमें तो जो रेड स्टार है वो हमने लिखा है AB के लिए, जो ग्रीन है डॉट है वो हमने A के लिए लिखा है, ब्लू स्टार हमने B के लिए बनाया है। अब यहाँ पर देखिए, जब इस पात्र का दाब हम मापेंगे, इसका मापन करेंगे दाब का, तो क्या वो मान PA का होगा? जाहिर सी बात है नहीं। अब क्यों नहीं? क्योंकि PA दाब किसका है? PA दाब तो AB का ही है बस। लेकिन इस पात्र में तो बस AB नहीं है, A भी है, B भी है और साथ साथ AB भी है, मतलब तीनों गैसें हैं। तो जो दाब आएगा वो तो तीनों गैसों का आएगा, न कि PA का मान आएगा। इसलिए हम PA का मान हमको प्राप्त करना कठिन है। अब यहाँ पे PA रहेगा क्या? तो PA बस ये जो रेड आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, इनके जो प्रेशर होगा, यानी कि इस गैसीय मिश्रण का के एक गैस का जो दाब होगा वो PA का मान होगा, जिसको ज्ञात करना कठिन है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस समीकरण का यूज करना अभी कठिन है। तब फिर यूज करने लायक इसको बनाते हैं। तो यूज करने लायक बनाने के लिए जरूरी है कि दाब जो है वो बस 2 पदों में हो, एक PI के पद में यानी कि प्रारंभिक दाब के पद में, और PT के पद में यानी कि मिश्रण के कुल दाब के पद में। यहाँ पे PT मीन्स मिश्रण का कुल दाब। अब देखिए इसको परिवर्तित कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हम PA को परिवर्तित करके लिख सकते हैं PI माइनस एक्स। तो हम लिख सकते हैं K बराबर 2.303 T log, ये सब तो पहले से ही था, PI भी था, PA को हमने हटाया, यहाँ पे रख दिया है PI माइनस एक्स। अभी भी इस समीकरण का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x का मान प्राप्त करना कठिन है। x क्या है? A का दाब या B का दाब। तो अभी ये A और B अकेले अकेले तो है नहीं, ये तो पूरा मिश्रण है। तो मिश्रण का दाब तो मिल सकता है, लेकिन एक अकेले गैस का दाब अभी आसानी से नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास कंडीशन था, इसमें हम लगाते हैं डाल्टन का नियम। और डाल्टन का नियम हम जानते हैं कि किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब जो होता है वो गैसीय मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। और इस आधार पर हम लिखेंगे PT बराबर PA प्लस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे PT क्या है? तो इस मिश्रण का कुल दाब है। PA क्या है? गैस AB का दाब। X क्या है? A का दाब। और दूसरा वाला X क्या है? गैस B का दाब। अब आप जानते हैं कि PA जो है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं PI माइनस एक्स। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं इस तरह से। अब इस समीकरण में देखें तो एक x माइनस में है, ये वाला x प्लस में है, इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा PT बराबर PI प्लस एक्स। अब इस समीकरण से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो PI को हम पक्षांतर कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं x बराबर PT माइनस PI,
क्योंकि देखिए पी आई इधर प्लस में है तो इधर गया तो माइनस में है, तो पी टी जैसे था वैसे है, पी आई आया है इधर तो माइनस हो गया, तो पी टी माइनस पी आई। अभी हमने ये समीकरण निकाला था, अब इस समीकरण में हम x के जगह पे रख देते हैं पी टी माइनस पी आई। देखिए यहाँ पर x है तो इसके जगह पे हम रखेंगे पी टी माइनस पी आई, तो हमको समीकरण प्राप्त होगा कुछ इस रूप में। तो देखिए यहाँ पे रख दिया गया x के जगह पे पी टी माइनस पी आई, ये माइनस पहले से था तो इसको ब्रैकेट के बाहर रखा गया। अब इस माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा, देखिए यहाँ पे इस माइनस का ये पी टी प्लस में था, इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस हो गया, और इस माइनस को इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आई प्लस हो जाएगा। अब इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि ये पी आई भी पॉजिटिव है, ये पी आई भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं और आप लिख सकते हैं k बराबर 2.303 अपान टी लॉग पी आई बटे 2 PI माइनस पी टी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस समीकरण का यूज हम आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पी आई का मापन भी हो सकता है और पी टी का मापन भी बहुत आसानी से हो सकता है। और यहाँ पे पी टी है क्या, तो पी टी है गैसीय मिश्रण का कुल दाब। इस समीकरण में जो के है वो है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, टी जो है वो समय है, पी आई है अभिक्रिया का प्रारंभिक दाब, और पी टी है गैसीय मिश्रण का कुल दाब, यानी टी समय बाद जो गैसीय मिश्रण हमको प्राप्त हो रहा था उसका कुल दाब हमने पी टी मान रखा था, जिसको अभी हम लोगों ने इमेज में समझा था। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो से आपको लाभ होता है, वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, यदि कुछ न समझ में आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सजेशन है मेरे लिए तभी भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, लॉकडाउन